नमस्कार प्रिय मित्रों और भारत के सभी नागरिकों से मेरा विनम्र निवेदन है। आज आपके समक्ष भारतीय संविधान है, दूसरी तरफ भारत की सर्वोच्च अदालत न्यायपालिका है, इसके बाद राज्यों के हाई कोर्ट हैं, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और यह महत्वपूर्ण मुद्दा है जातिवाद का। यह जातिवाद सकारात्मक रूप से लें तो लाभकारी है, नकारात्मक रूप से लें तो बहुत ही मानव सभ्यता के लिए एक कलंककारी तथ्य है। प्रश्नगत बिंदु यह है, भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी है। दूसरे तराजू पर माननीय उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय में क्या आदेश करता है, क्या आदेश पारित करते हैं। नंबर 3, जहाँ एग्जीक्यूट की बात आती है, फंक्शनिंग की बात आती है, वहाँ पर पुलिस विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार आती है या विभिन्न राज्यों की सरकारें आती हैं। न्याय का सिद्धांत क्या बताया गया है। हजारों दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष न जाए। पर आज 2023 में क्या हो रहा है, हजारों अपराधी छूट जाएं और हजारों लाखों जो दोषी नहीं हैं उनको जेल में ठूस दिया जाए। ये एक नई परंपरा सीतापुर जिले में चली आई है और लखनऊ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात मैं करता हूँ। जातीय आधार पर सरकार परीक्षण करती है, किसको अनुसूचित जाति में रखें, किसको ओबीसी में रखें, ये सरकार का अपना फैसला है। इस फैसले में जिस बिरादरी से हम लोग आते हैं, कुर्मी बिरादरी से, और ओबीसी में डाला गया है। अनुसूचित जाति जनजाति में बहुत सी जातियां हैं, लेकिन उसके प्रोटेक्शन एक्ट में जो लिखा है उसके हिसाब से कार्य नहीं होता है। उसका कार्य है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसके तीसरे पैरा में साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर कोई घटना नहीं करता है तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। नंबर 1। दूसरी बात, जब कोई मामला सिविल प्रकृति का है उस पर SC/ST लागू नहीं होगा। ये 2 बातें आई हैं। तीसरी बात, SC/ST एक्ट अधिक क्यों लगते हैं उत्तर प्रदेश में। जातिवाद एक ऐसी मानसिकता है जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी डिप्टी SP, SP और माननीय न्यायाधीश के रूप में होते हैं। तो अधिकतर जो आपका पुलिस विभाग है उसमें ओबीसी को टारगेट बना करके फर्जी मुकदमे लिखाने का धंधा करते हैं लोग, उससे पैसा कमाते हैं। पैसा कैसे कमाते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा जो आपको क्षतिपूर्ति दी जाती है उसके माध्यम से। दूसरा, मुकदमा लिखाने के बाद में मुकदमे में समझौते के नाम पर वादी गंभीर मात्रा में धनराशि की मांग करता है, इसके बाद बयान पलट करके सुलह लगाता है। ये सीतापुर में परंपरा पिछले 2012 के बाद बहुत तेजी से आई है। और पुलिस क्या करती है, अभियुक्त का जुर्म से इनकार, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, सीधे न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल। न्यायालय जो हमारा बनाया गया है, अपर जिला जज माननीय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 जनपद सीतापुर या किसी भी प्रदेश में, माननीय उच्चतम न्यायालय की स्पष्ट गाइडलाइन है
कि आप पहले जो आरोप पत्र आपको भेजे जाएंगे उनका परीक्षण करेंगे। परीक्षण में कोई सिविल नेचर का मामला आता है या गलत रूप से फंसाया गया है या साक्ष्य नहीं है तो आप उसको वापस करेंगे। इस नियम का पालन कोई भी मजिस्ट्रेट या जज नहीं कर रहा है, जिसके कारण ज़बरदस्ती लोगों को जेल जाना पड़ रहा है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को पूर्ण तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक कमेटी और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग जाते हैं, अभी एक जजमेंट 5 जनवरी 2023 में आया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन था, सिविल प्रकृति का था, SC ST में परिवाद दाखिल था, उसको क्वैश किया गया है। और जब आदमी 482 CRPC में हाई कोर्ट जाता है तो लखनऊ हाई कोर्ट की दशा है कि किसी को भी रेमेडी नहीं मिलती, किसी को उपचार नहीं मिलता, केवल लाल कमलेंद्र सिलेंडर कीजिए, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो मानवाधिकारों, भारतीय संविधान का घोर उल्लंघन करती हैं। अब माननीय न्यायाधीश ने किसी मामले में जमानत आपने डाली है, तभी सीतापुर में एक मामला आया है और अधिवक्ताओं के बीच में भी है, हमारे परिवार में भी अधिवक्ता है और चूँकि मैं YouTube पत्रकार भी हूँ तो और विधि का विद्यार्थी भी हूँ, समाज में सुनता हूँ। माननीय न्यायालय अपर जिला जज, माननीय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति निवारण 1989 सीतापुर द्वारा अभी एक 323, 504, 506 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत 3110 जो भी मामला रहा हो, पूर्ण मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना मामला संज्ञान में है कि इसमें बेल नहीं दी गई। कोर्ट बेल देने के लिए दिक्कत थी लेकिन बेल खारिज की गई, नंबर 1। दूसरी बात, एक परंपरा चली आई है, चार्जशीट लगने के बाद में आपको सम्मन नहीं मिलेगा, BW नहीं मिलेगा और सीधा NBW घर आ जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये किस नियम के तहत हो रहा है। मैंने जन सूचना अधिकार में हाई कोर्ट से पूछा था, जिन मामलों में सिविल प्रकृति के मामले हैं उनका संज्ञान कोर्ट क्यों लेती है, आपराधिक मामलों में क्यों लेती है, लेकिन उसका जवाब माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ केंद्रीय जन सूचना अधिकारी जो होते हैं उनका साफ जवाब नहीं मिला। और अभी एक पत्र माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश को लिखा गया है कि जितनी भी कंपनी है, चाहे BPCL हो चाहे इंडियन ऑयल हो, वो कंपनी है, कंपनी के किसी भी विवाद को सिविल माना गया है वह सिविल न्यायालय में ही डिसाइड होंगे। तो हमारे एक प्रकरण में मामला सिविल न्यायालय का था जिसको स्टेट फोरम ने माना है, उसकी कॉपी भेजी गई है। एग्रीमेंट होने के बाद एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया गया, उस पर धारा 80 ज़ब्ता दीवानी की नोटिस दी जा चुकी है और न्यायिक प्रक्रिया में कार्रवाई हो रही है। इसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा, और आदरणीय न्यायालय कौन सा है उसका नाम भी बता दें, माननीय न्यायालय अपर जिला जज अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण 1989 जनपद सीतापुर द्वारा उस मामले में SC ST एक्ट का अपराध अलग से दर्ज कराया गया, उसका संज्ञान लिया गया, जबकि FIR के पहले शब्द में ही स्पष्ट लिखा है कि हमारा और उनका विवाद क्यों हुआ है और मामला कहाँ चल रहा है। माननीय न्यायाधीश द्वारा विधि के विपरीत जाकर गलत तरीके से ऑर्डर को पास किया गया है।
जिसका संज्ञान लेने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, माननीय उपनिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, माननीय श्री अरविंद श्रीवास्तव जी को व्हाट्सएप किया गया है और सभी न्यायिक अधिकारियों को बताया गया है कि इस तरह का कार्य किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अत्याचार इतना बढ़ा है कि अभी एक मामले में एक पत्रकार साथी थे, यूट्यूबर, पहले उनके मामा को उस लड़की ने रेप के मामले में जेल भिजवाया। फिर कुछ समय बीतने के बाद में मान सिंह यादव को उस लड़की ने रेप केस में सेम मामले में जेल भिजवाया और उस पर पुलिस ने चार्जशीट भी लगा दी। तो ऐसे मामले में एक धंधा किया जा रहा है, एक बिजनेस किया जा रहा है कि फर्जी SC/ST के मुकदमे लगाएं और तुरंत जो है सरकार से अनुदान मिल जा रहा है, समझौते के नाम पे भी वसूली हो रही है और बहुत से ऐसे फर्जी केसेज हैं। और उन फर्जी केसों की एक भी जांच योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री या अखिलेश यादव थे, किसी में हिम्मत नहीं कि एक मामले की CBI जांच करा दें, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्पष्ट रूप से मेरे एक मामले में कहा था कि इसमें CBI जांच कराई जाए। SP को पत्र लिखा गया था, लेकिन जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के IAS IPS या जो भी अधिकारी हैं वो अन्य जातियों का शोषण करते हैं इस अधिनियम के माध्यम से और जानबूझ करके कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से जानना चाहता हूं कि ऐसे माननीय न्यायाधीशों, ऐसे पुलिस अधिकारियों, ऐसे विवेचना अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जो मामले सिविल प्रकृति के हैं उनका संज्ञान ये SC/ST कोर्ट कैसे ले रही है या अन्य अभियोजन कोर्टें कैसे ले रही हैं। जैसे RTI एक्ट 2005 में स्पष्ट लिखा हुआ है, धारा 21 में RTI मांगने पर अभियोजन की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी RTI मांगने वालों को जेल में भेजा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को मैं कैसे मानूं कि ये हमारी संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जब एक विशेष न्यायालय उनके आदेश को नहीं मानता है, पालन नहीं करता है और जबरदस्ती सिविल प्रकृति के न्यायिक मामलों को अभियोजन में संज्ञान में ले लेता है और फिर शोषण की कार्रवाई शुरू होती है, जिस मामले में अधिकार ही नहीं है अपर जिला जज माननीय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के तहत अधिकार ही नहीं है, उसमें कैसे संज्ञान ले लिया गया। न हाई कोर्ट कुछ कहता है, न सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है। बहुत कम व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाते हैं और इसके बाद शोषण का काम शुरू हो जाता है। मौसम खराब है, ठंडक है, अगर आपको एंटीसेप्टिक बिल मिल भी गई है किसी मामले में तो या आपकी चोट लग गई है तो वकील ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जैसे एक दिन नहीं जाने पर कोई बड़ा सा मामला, बड़ी सी दुनिया खिसक जाएगी, ऐसा बताते हैं न्यायालय के सामने। तो कभी कभी लोगों को साधन नहीं मिलते, कोहरा है, तो अदालतों का व्यवहार बहुत ही अनुचित है। और दिव्यांग व्यक्ति जैसे मैं दिव्यांग हूँ, मुझे यह अधिकार है कि एक प्रार्थना पत्र मैं दे दूं अदालत में कि मैं रोज रोज मुझे पेशी से छूट दी जाए, लेकिन अदालतें नहीं करती क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा हूं और 90% फर्जी मुकदमे SC/ST के लगाए जा रहे हैं। एक भी मामले में विवेचना अधिकारी को तलब करके नहीं पूछा जाता है इसमें क्या है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि विवेचना अधिकारी सहित DGP सहित उसी कोर्ट में जबरदस्ती दोष सिद्ध करने के मामले में, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के मामले में मुकदमा दाखिल करेंगे। और जिस तरह से सीतापुर में अपर जिला जज माननीय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के द्वारा सिविल प्रकृति के मामले में जो उत्तर प्रदेश
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्पष्ट लिखा। इसके बाद कि सिविल न्यायालय का मामला है, इसके बाद SC/ST का संज्ञान लिया गया। ऐसे मामले में मैंने पत्र भी भेजा है और संबंधित कंसर्न कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को ईमेल भी भेजा है। इसके बावजूद उत्पीड़न करने के लिए विधि का दुरुपयोग किया जा रहा है और कोई पालना नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट अब कैसे हमारा संरक्षक है जब उनके ही अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं सुनती है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि जहां पर सिविल प्रगति का मामला है वहां पर SC/ST नहीं लगेगा, तो जनपद सीतापुर के थानों में मुकदमे क्यों दर्ज हो रहे हैं? SC/ST क्यों लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट का सम्मान क्यों गिर रहा है? हाई कोर्ट क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? सिविल प्रगति के मामले में पुलिस वाले चार्जशीट लगा देते हैं और हुजूर संज्ञान ले लेते हैं। ऐसा कैसे है? संविधान से ऊपर कोई कोर्ट है क्या? मैं जानना चाहता हूं। और इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर जो हमारी ईमेल AINHR24news@gmail.com से भेजी गई हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमेशा नियम और कानून का दुरुपयोग हमेशा किया गया है, जिसका असर आम जनता के ऊपर पड़ा है। अगर आम जनता को अपराधी बना देना चाहते हैं तो कुछ भी करें, कैसे भी करें, ये उचित नहीं है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बराबर हो रहा है। सिविल मामलों में कैसे इन्होंने अभियोजन का संज्ञान ले लिया, ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। और इस वीडियो को न्यूज़ चैनल पे डालूंगा और वायरल होगा। मैं चाहूँगा इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत।